नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज, जो मैंने पिछली क्लास डाली थी उससे अगला पार्ट। इसमें हमने पिछले वाले में जाना था कि पंचायती राज किस प्रकार से शुरू हुआ, पंचायती राज होता क्या है, कौन से अनुच्छेद में आता है, और इसके लिए हमने ये जो सादिक अली समिति है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे। सादिक अली समिति ने ये सिफारिश करी थी कि जो जिला प्रमुख है उसके चुनाव में पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के सदस्य भी भाग लें। ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया था। अब एक अगली समिति है इसमें, के संथानम समिति। तो इसने क्या किया, इसने पंचायती राज वित्त निगम के गठन की बात की। तो के संथानम, ठीक है, इसने किसकी बात करी थी? राजस्थान, जो पंचायती राज है उसमें राजस्थान हो या किसी भी स्टेट हो, सारे स्टेटों के लिए तो पंचायती राज जो विभाग होगा और उसके अधीन एक या मतलब स्वतंत्र रूप से एक वित्त निगम बने जो कि इन पंचायती राज संस्थाओं को धन उपलब्ध कराए। ठीक है, इसलिए आज एक वित्त निगम है राजस्थान में जो 1995 में गठित हुआ था। ठीक है, तो हर राज्य में आज राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, वो आप उसको समझ सकते हैं। अगला है गिरधारी लाल व्यास समिति। इसका गठन 1973 में इस समिति का निर्माण हुआ था और इसने पंचायत में ग्राम सेवक या ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी, जिसकी कि आप परीक्षा देने जा रहे हो, की नियुक्ति की सिफारिश करी। कि गिरधारी लाल व्यास ने क्या किया था, ग से याद रखना, ग्राम सेवक का पद होना चाहिए। ठीक है, ये इसने बात की थी। इसने ग्राम पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात की। हाँ, उस टाइम क्या पंचायती राज संस्थाओं को पैसे की बड़ी प्रॉब्लम आती थी, उनको फंड कहाँ से मिले, और उस फंड को अगर वो लगाएंगे नहीं तो फिर जनता में ये था कि भाई ये संस्थाएं कोई उपयोग की नहीं है, तो इसलिए फंड इनको प्रॉपर रूप से मिलना चाहिए। तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश किसने करी थी? गिरधारी लाल व्यास समिति ने। और के संथानम समिति ने इनके लिए वित्त निगम के गठन की बात कही थी। ठीक है, जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं को धन उपलब्ध हो। तो धन की बात सारी समितियां लगभग करेंगी। ठीक है, चलो अगली समिति है चौथी, अशोक मेहता समिति। इसका गठन 1977 में हुआ। तो आपको देखो, पहले तो प्रॉपर रूप से इनका जो है ईयर याद रखना है कि जैसे के संथानम समिति 1963 में बनी, आपके सादिक अली समिति 1964 में बनी, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में बनी, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, इसी तरह जीवी के राव समिति जो है ये 1985 में बनी। तो इनका आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सी आई। इसी तरह LM सिंघवी समिति है जो 1986 में बनी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अशोक मेहता समिति ने क्या कहा उसको समझे। इसने जिला और मंडल स्तरीय द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की सिफारिश करी। देखो, अपन ने सबसे पहले जो इसके पंचायती राज को लागू करने के लिए जो समिति पड़ी थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और उस बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो है बात करी थी। ठीक है, और त्रिस्तरीय लागू भी हुआ था। लेकिन जो अशोक मेहता समिति थी इसने कहा कि दो ही स्तर होने चाहिए, एक जिला स्तर पे होना चाहिए, एक मंडल स्तर पे होना चाहिए। मंडल स्तर हम यानी कह सकते हैं इसको पंचायत समिति होनी चाहिए। यानी इसने कहा था कि ग्राम पंचायत की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में। तो इसने कैसा पंचायती राज कैसा होना चाहिए? द्विस्तरीय। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक मेहता क्या कहते हैं? अशोक मेहता कहते हैं कि ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और इसने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी कितना, 5 वर्ष नहीं बल्कि 4 वर्ष रखने की सिफारिश करी थी। ठीक है, तो अशोक मेहता थोड़ा सा जस्ट इनके उल्टा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो उल्टा होता है वहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछता है कि इसने जिला और मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने की बात कही और इन संस्थाओं का कार्यकाल भी कितना करने का कहा, 4 साल करने का कहा। ठीक है, इसके बाद अगला पढ़ेंगे GV के राव समिति जो 1985 में बनी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। अच्छा, वेरी गुड। ये क्या कहना सही भी था कि भाई देखो, जिसकी बिना जड़ की घास यानी ऐसी घास है जिसकी कोई जड़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो पंचायती राज था, ये अब तक जो पंचायती राज संस्थाएं ये संवैधानिक नहीं थी, संविधान में इनका दर्जा नहीं था। ठीक है, ये जो राज्य की मर्जी की उसने पंचायती राज संस्थाओं का गठन कर लिया, जिन राज्यों की मर्जी नहीं की उन्होंने नहीं किया। और इसको जो पंचायती राज संस्थाओं ने को जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ संवैधानिक बनाने के लिए जो काम हुआ था वो राजीव गांधी के समय से हुआ था, क्योंकि राजीव गांधी ने ही सबसे पहले इनको संवैधानिक बनाने की दिशा में काम किया था। लेकिन राजीव गांधी के द्वारा जो संशोधन लाए गए थे संविधान में, उन संशोधनों को राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी वो पारित नहीं हुए, क्योंकि एक तो सरकार भी प्रॉपर रूप से इसमें सक्रिय नहीं थी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसलिए पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। इसने जिला परिषद को मुख्य निकाय बनाने की सिफारिश की, साथ ही खंड विकास कार्यालय को आधार स्तंभ बनाने की सिफारिश करी। इसके बाद 1986 में LM सिंघवी समिति आई। इस समिति ने ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश तथा पंचायती राज को संविधान के अंतर्गत सरकार का तीसरा स्तर घोषित किया जाना चाहिए। इसने कहा कि इसको कैसा दर्जा दिया जाना चाहिए?
संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो एक चीज़ आपसे यहाँ पूछेगा कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, तो वो LM सिंघवी समिति थी। इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने क्या कहा था? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायत समिति होनी चाहिए, 2 स्तर होने चाहिए, और उसमें एक उसने कार्यकाल को 4 वर्ष रखना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है विशेष रूप से आपके लिए, ठीक है। कौन सी? एक अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी, और एक LM सिंघवी समिति जो 1986 में बनी। इसने क्या किया? इसने कहा कि संविधान के अंतर्गत ही सरकार का तीसरा स्तर घोषित करना चाहिए, यानी इनको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, ठीक है। अर्थात इस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक बनाने की बात कही। राजीव गांधी ने LM सिंघवी समिति को क्या कहा था? पुनरुद्धार समिति। क्या कहा? पुनरुद्धार समिति, ठीक है। राजीव गांधी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब अगली है PN थुनगुन समिति। इस समिति ने स्थानीय निकायों की संवैधानिक मान्यताओं की बात की। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी 64वां संविधान संशोधन लाए, परंतु यह राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। 16 सितंबर 1991, इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है। PN नहीं है, PV नरसिम्हा राव। इसे संसद में लेकर आए। यह दोनों सदनों से पारित हुआ। 17 राज्यों ने इसे अनुमति दी, अतः संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ। देखो, ये जो असलियत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी, ये किसकी थी? आप इसको समझ लेना, ये आपके राज्य सूची का विषय था, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे राज्यसभा के द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवाया गया। राष्ट्रीय महत्व का घोषित करवाने के बाद दोनों सदनों ने इसे पारित किया। पारित करने के बाद 17 राज्यों से भी सहमति ली, और उसके बाद इसे संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, ठीक है। तो ये इसमें पूरा प्रोसेस रहा था। इसके बाद आगे हम ध्यान देंगे, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ, ठीक है। 24 अप्रैल, इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज जो है वो भाग 9 में अनुच्छेद 243A से O तक, या हिंदी में कहें तो कैसे अणे तक, कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे इसमें। इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें कुल 39 विषय जो हैं वो जोड़े गए थे। ये भी प्रश्न पूछ लेता है, सॉरी 39 नहीं 29 जो है सब्जेक्ट्स या मद कह सकते हैं उनको, वो जोड़े गए थे। इसमें कुल 1 वर्ष का समय लागू करने के लिए राज्यों को दिया गया। तो ज़्यादातर राज्यों ने 1994 में से लागू कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक इसकी कुछ कह सकते हैं कि समितियां थी। इसके बाद हम अगला है इसमें पढ़ेंगे कि शहरी स्वशासन को इसी जो है पंचायती राज संसद के द्वारा शहरी स्वशासन को अनुच्छेद 243 P से ZG यानी तय से या 6 तक इसको जोड़ा गया। देखो 243 A से O तक तो क्या है? इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन था, ग्रामीण। और शहरी कब आ गया? शहरी आ गया 243 A के बाद क्या आएगा? P से ZG तक, ठीक है। और ये आ गया शहरी, ये समझ लो। इसमें 29 मद हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में, जिसे हम पंचायती राज कह रहे थे। और शहरी स्वशासन यानी नगरीय स्वशासन में इसमें टोटल 18 मद हैं, ठीक है। तो 18 अनुच्छेद तथा 18 विषय या मद इसमें शामिल किए गए। शहरी स्वशासन को भाग 9 में, हाँ ये भी याद रखना, ये जो है पंचायती राज ये भाग 9 में है, और शहरी स्वशासन जो है वो भाग 9 के A पार्ट में, ठीक है। 9 के हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में 9A कहेंगे। अब ये देख लो इसका त्रिस्तर किस तरह से है। तो पंचायती राज इस प्रकार से लागू हुआ था। पंचायती राज ये है, 3 स्तर हो गए, एक ग्राम स्तर हो गया, एक खंड स्तर हो गया, एक जिला स्तर हो गया। तो ग्राम स्तर कहाँ पे है? ग्राम पंचायत स्तर पर है। खंड स्तर कहाँ पर है? पंचायत समिति स्तर पर है। और जिला स्तर कहाँ पे है? जिला परिषद स्तर पर। अब देखो यहाँ पे ग्राम स्तर में जो सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, उनको बोला जाता है पंच, और इनका अध्यक्ष होता है सरपंच, और इनका उपाध्यक्ष होता है उप सरपंच, ठीक है। इनको चुनने की प्रक्रिया क्या है? पंचों के लिए सीधे चुनाव होते हैं, सरपंच के लिए भी सीधे चुनाव होते हैं। उप सरपंच को पंच ही अपने में से चुन देते हैं, ठीक है। तो सदस्य क्या कहलाएगा? पंच कहलाएगा, अध्यक्ष सरपंच कहलाएगा, और उपाध्यक्ष उप सरपंच। इसी तरह पंचायती राज में जो खंड स्तर है यानी पंचायत समिति जो स्तर है, उस पर जो सदस्य है उसे कहेंगे पंचायत समिति सदस्य, और अंग्रेजी में इसको कह देते हैं डायरेक्टर, ठीक है, ये बोल देते हैं। और इसका अध्यक्ष होता है प्रधान, और इसके अलावा उपाध्यक्ष होता है उप प्रधान। तो यहाँ पे जैसे सरपंच में तो सीधे जनता चुनती थी इसको, लेकिन प्रधान का चुनाव जो है पंचायत समिति सदस्य अपने में से करते हैं। इसी तरह उप प्रधान का भी अपने में से करते हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है जिला स्तर। जिला स्तर में जो जिला परिषद है ये आपके जिला परिषद स्तर पर होता है, जिला परिषद बोलते हैं इसको जिला स्तर पर। और इसका जो है सदस्य जो होता है उसे जिला पार्षद कहते हैं, और अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहते हैं, और उपाध्यक्ष को उप जिला प्रमुख कहते हैं। तो जिला पार्षदों के सीधे चुनाव होते हैं, इनको ZPS बोलते हैं, ZPS जिला परिषद सदस्य।
और जो जिला प्रमुख है इसका चुनाव जिला पार्षद ही अपने में से करते हैं, ठीक है। इसी तरह उप जिला प्रमुख का भी चुनाव होता है, तो वो हम आगे समझने वाले हैं उसको। अब आगे हम देखेंगे शहरी सुशासन। शहरी सुशासन क्या है, शहर का दर्जा किसको मिलेगा। देखो कोई गांव है, अब उस गांव की आबादी मानो 5,000 है, तो वो एक गांव है। अब एक ही गांव की आबादी यदि पहुंच जाए 20,000 से ऊपर और 1 लाख के बीच में, तो उसे फिर राज्य सरकार नगर पालिका का दर्जा दे देती है, ठीक है। एक ही गांव, प्रॉपर एक ही गांव में, और वो बड़ा हो जाए और उसकी जनसंख्या 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो जाए, तो राजस्थान सरकार हुई या किसी भी जिस क्षेत्र में वो काम जो आता है वो काम, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिर नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। किसके द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा, जो उस राज्य में सरकार लगती है। अब इसके जो सदस्य होते हैं नगर पालिका के, वो नगर पार्षद कहलाते हैं, और इनका जो अध्यक्ष होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका का सभापति कह देते हैं। इसी तरह इनका उपाध्यक्ष होता है। इनमें जो नगर पार्षद का जो चुनाव है ये इनका सीधा चुनाव होता है, और जो सभापति का चुनाव है, देखो इसकी प्रोसेस राज्य स्तर पर चेंज होती रहती है। एक बार इनके अध्यक्षों का सीधा चुनाव करवा दिया था, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी राजस्थान में, उसने सीधा चुनाव करवा दिया था। और अब की बार जो इनके चुनाव हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, वो अलग अलग हुए हैं, ठीक है। अलग अलग का मतलब मैं कह सकता हूँ कि नगर पार्षद ही अपने आप में अपने में से सभापति चुनते हैं। तो ये प्रोसेस चेंज करती रहती है, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से प्रोसेस करते हैं। इसी तरह ध्यान रखना, अगर ये गांव जो इसकी जनसंख्या पहले 5,000 थी, अब इसकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख हो गई, तो ये नगर पालिका है। अब मान लो अब ये नगर पालिका इसकी जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 5 लाख तक की हो जाए, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो इसे राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद का दर्जा दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो जिले होते हैं उनकी ही जनसंख्या इतने पहुंचती है, जो जिला मुख्यालय होता है, जैसे अलवर है, आपके अजमेर है, आपके अजमेर तो खैर हालांकि उसकी तो 5 लाख से अधिक हो गई, तो उसे नगर निगम बना दिया। भीलवाड़ा है, आपके नागौर है, आपके बाड़मेर है, तो इनको नगर परिषद बना दिया, ठीक है। इसी तरह इनका जो सदस्य होता है वो नगर पार्षद, अध्यक्ष वही सभापति और उपसभापति, ठीक है। इनका प्रोसेस हम आगे समझ लेंगे, और ढंग से वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। उसमें थोड़ा सा अंतर था सरपंच वाला, बाकी सब सेम है। अब यही नगर परिषद थी पहले कोई, अब उसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर निकल गई, तो उसे राज्य सरकार द्वारा नगर निगम का दर्जा दे दिया, तो इसका सदस्य नगर पार्षद कहलाता है। इसका अध्यक्ष जो होता है नगर निगम का, वो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको स्टार्ट कर देता हूँ मैं। मेयर या महापौर कहलाता है ये। नगर निगम का जो अध्यक्ष है उसे क्या बोलते हैं, मेयर या महापौर, और जो उपाध्यक्ष है उसे उप मेयर या उप महापौर कह देते हैं। अभी देखो राजस्थान सरकार ने जो चुनाव करवाए थे इनके, वो किस तरह से कराए। 2019 से राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में 2-2 मेयरों के चुनाव करवाना शुरू किया गया। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था करी थी राजस्थान सरकार ने, कि ये 3 जो नगर निगम हैं, टोटल राजस्थान में 7 नगर निगम है, ठीक है, 7 नगर निगम याद रखना। इन 7 में से जो 3 हैं, 4 के तो अपने अलग अलग हो गए, एक 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 ऐसे इस तरह से, ठीक है, अलग अलग। अब ये 3 जो हैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से वो थे, वो जयपुर का जैसे जयपुर ग्रेटर, ठीक है, ऐसे कर दिया। जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, इस तरह से 2-2 पार्ट इसके बना दिए। तो वो याद रखना है आपको कौन कौन से के 2-2 हुए थे। तो इनमें 2-2 नगर निगम के यानी मेयर हैं। तो 2 मेयर जयपुर में है वर्तमान में, 2 जोधपुर में, 2 कोटा में, ठीक है, इस तरह से। तो टोटल इसने जो चुनाव करवाए 7 नगर निगमों के लिए, वो 10 निकायों के चुनाव हुए थे, समझ गए। क्योंकि 3 के कितने हो गए, 2-2, तो इनका का मतलब कितना हो गया, 6 ये हो गए, और 4 ये हो गए, 6 और 4 10। राजस्थान में कुल 7 नगर निगम है, 34 नगर निगम परिषद है। राजस्थान नगर परिषदों की संख्या 34 है, और 152 नगर पालिका हैं। राजस्थान में 11,326 ग्राम पंचायतें हैं, 349 पंचायत समिति हैं, और 33 जिला परिषद हैं। इसी तरह 331 तहसीलें हैं, 183 उप तहसीलें हैं, 289 उपखंड हैं, और पटवार मंडलों की संख्या 10,832 है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार दोबारा देख लो। 11,326 ग्राम पंचायतें हैं, 349 पंचायत समिति हैं, 33 जिला परिषदें हैं, 331 तहसीलें हैं, 183 उप तहसीलें हैं, 289 उपखंड हैं, और 10,832 पटवार मंडल हैं। और नगर निगम 7 हैं, 34 नगर परिषद हैं, और 152 नगर पालिका है, 33 जिला परिषद है। तो नगर परिषद में और जिला परिषद में अंतर समझ गए। नगर परिषद शहरी निकाय है, और जिला परिषद ग्रामीण निकाय है, या स्थानीय निकायों में पंचायती राज वाला पार्ट है। चलिए दोस्तों, तो आज की इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग साथ में जुड़े रहिए और लाभ उठाते रहिए इस सेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।